नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, जो नेक्स्ट ब्रांच है दैट इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, अगर बेटा इस ब्रांच को इन वन वर्ड डिफाइन करें तो ये हमारे पास एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, इसमें हम एनालिसिस ही करते हैं। एनालिसिस तजजिया करना, एनालाइज करना, उसको देखना, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिस्कस करना। अब किन चीज मैटर्स को हम डिस्कस करते हैं इसमें केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री हमारे पास, इसकी डेफिनेशन जो बुक पर लिखी हुई है वो अगर देखें, इट डील्स विथ, इट डील्स विथ, ये किसके साथ डील करती है बेटा? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ एनालिसिस हैं। कौन कौन से एनालिसिस? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन, इट डील्स विथ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बेटा आइडेंटिफाई करना, किसी भी चीज को तलाश करना, आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, डिटेक्ट करना। पहली चीज, पहला एनालिसिस कौन सा? आइडेंटिफिकेशन। सेकंड वन इज द सेपरेशन, सेपरेशन सेपरेट करना, कोई भी दो चीजों का मिक्सचर है या कंपाउंड, उसमें डिफरेंट चीजों को सेपरेट आउट करना या इंप्योरिटीज को सेपरेट करना, तो ये हमारे पास दूसरा एनालिसिस। थर्ड वन इज द डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, डिटरमिन करना यानी मेजरमेंट करनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बेटा मिकदारों को बोलते हैं, कंसंट्रेशन मिकदार, मतलब ये कि मिकदार में ये करना। अगर हमने इंप्योरिटी को सेपरेट किया तो हम उसको डिटरमिन भी करेंगे क्या कि कितनी इंप्योरिटी कितनी अमाउंट में मौजूद है, ठीक है। और अगर ज्यादा अमाउंट होगी तो उसमें कितनी इंप्योरिटी मौजूद होगी। तो ये हम केमिस्ट्री में जब भी केमिकल रिएक्शंस डिस्कस करते हैं तो उसमें ये सारी चीजें भी आती हैं। अच्छा, अब ये तीन चीजों का, तीन चीजें, तीन एनालिसिस है हमारे पास। और किन के? ये एनालिसिस किसकी? डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड्स, कंपाउंड्स प्रेजेंट इन मैटर, ऑफ कंपाउंड्स, ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन मैटर, मैटर यानी किसी भी मैटर में, किसी भी मादा में ये एनालिसिस अगर डील कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम कौन सी ब्रांच को डिस्कस कर रहे हैं? एनालिसिस, एनालिटिकल केमिस्ट्री और एनालिसिस ऑफ कंपाउंड कर रहे हैं। डेफिनेशन के बाद इसमें बेटा स्कोप आ जाता है, स्कोप ऑफ दिस ब्रांच, स्कोप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। स्कोप यानी इसमें हम डेली लाइफ में क्या क्या काम ले सकते हैं इसमें, या किस तरह हमारे काम आती है, किस तरह हमारे लिए हेल्पफुल है ये। तो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, इसमें सबसे पहला जो काम है, ये जो हमें हेल्प करती है, दैट इज द यूज ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि बेटा पता है आपको कि जितने भी एनालिसिस किए जाते हैं ये मशीनों के जरिए किए जाते हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए किए जाते हैं। अब उन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ग्रिप होना, उसका इस्तेमाल, उसका यूज जानना, ये हमें हेल्पफुल रहती है कि यूज ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स। ये नए आलात हैं, जो नई डिवाइसेस हैं, उनको किस तरह डील करते हैं ये हमें बताती है। सेकेंडली हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स, जितनी भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं उनके बारे में, और न्यू जो सेपरेशन टेक्निक हम आए रोज एक नई टेक्निक आती है जो पिछली से ज्यादा कारआमद होती है, तो वो बेटा सेपरेशन टेक्निक हम इसमें डील करते हैं। एंड थर्ड वन इज द सैम्पलिंग, कि अगर किसी भी चीज का एनालिसिस करना है तो उसमें सैंपल कैसे डिटेक्ट करना है, उस सैंपल को एनालाइज कैसे करना है, वो सारा इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में डील करते हैं। एक्स्ट्रा और भी इसके यूज हैं और भी इसका स्कोप है, बाकी ये कि बुक में यही तीन लिखे हैं। तो अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ले तो इसकी डेफिनेशन और इसका स्कोप। बाकी बेटे इसके बारे में ना, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री के, इसके ना दो टाइप्स हुआ करते थे। जो एनालिसिस था इसके दो टाइप्स थे, वो कौन कौन सी? एक था क्वालिटेटिव, ये बता देता हूं मैं आपको, बुक पर नहीं लिखे हुए। एक होता था क्वालिटेटिव एनालिसिस,
क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरा होता था क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब अगर किसी चीज को एनालाइज करना है तो सबसे पहले उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटेटिव एनालिसिस उसकी क्वालिटी को देखना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस उसकी क्वांटिटी को देखना, क्वांटिटी मतलब कितनी मिकदार है उसकी। अगर मैं एक आम एग्जांपल दूं तो उसमें चाय है, अगर चाहे अगर भरा हुआ कप है तो ये उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि आप देखें कि मुझे भरा हुआ कप दिया है या मुझे आधा कप दिया है, ये उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। और अगर चाय अच्छी बनी है, बुरी बनी है, बद जायका है, तो ये उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस है। तो ये बेटा दो एनालिसिस इसमें करते हैं, ये बुक में नहीं लिखे हुए, बाकी जहन में रखिएगा। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास केमिस्ट्री की, वो है जी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बेटा जो आपका लास्ट सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता था हर दफा, तो इस दफा शायद वो पूछ भी सकता है, पूछ भी नहीं सकता। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन, बायोकेमिस्ट्री जैसे कि नाम से बेटा जाहिर है कि बायो वर्ड, बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, बायो का मतलब लाइफ, मतलब ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, हम ऐसे भी कह सकते हैं। बाकी बुक के अंदर जो डेफिनेशन लिखी हुई उसको अगर देखें तो बायोकेमिस्ट्री इट इज द ब्रांच या इट इज द स्टडी ऑफ, इट इज द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ किस चीज की स्टडी, तो ये बेटा सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, सेकेंडली केमिकल रिएक्शंस, उसके बाद उसमें जितनी भी केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस, वाइटल प्रोसेसेस, वाइटल प्रोसेसेस, इट इज द स्टडी ऑफ, मतलब ये सारे रिएक्शंस, ये सारे जो अवामल है ये कहां पर होने वाले, इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सब्सटेंसेस, वाइटल प्रोसेसेस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड present in living organisms, living organisms यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें मौजूद जितने भी कंपाउंड हैं उन कंपाउंड के केमिकल रिएक्शंस, केमिकल सब्सटेंसेस जितनी भी मौजूद है और उनके अंदर जो वाइटल प्रोसेसेस, यूनिक प्रोसेसेस जो हो रहे हैं वो सारा कुछ हम किस में स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। बाकी ये कि इसकी डेफिनेशन इस तरह भी की जा सकती है, इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग प्रोसेसेस, रिएक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इस तरह भी हम कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद इसमें बेटा हम चीज इंपैक्ट करेंगे, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या है, केमिकल रिएक्शन या स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ, इसमें हम क्या चीज स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स बेटा नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब जो कुदरती तौर पर मौजूद हो, और कुदरती तौर पर कहाँ मौजूद होते हैं, लिविंग बॉडीज के अंदर, लिविंग बॉडीज में हमारे पास ह्यूमन भी आ जाता है, इसमें अदर एनिमल्स भी आ जाते हैं, इसमें ये कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल्स बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये कि आप निशानदेही करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास बेटे 4 तरह के होते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, उसके बाद लिपिड्स, लिपिड जितनी भी ये चिकनाई वाली चीजें होती हैं, मतलब ये कि चर्बी अगर कहें,
लिपिड्स, लिपिड्स के बाद न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में बेटा ये हमारे पास विरासती मादे आ जाते हैं, हेरिडिटी मटेरियल, जिसमें डीएनए, आरएनए ये चीजें आ जाती हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। ये बेटा हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद ये इसका एक पॉइंट लिख देना इन केस अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो। बाकी बुक में इसका स्कोप नहीं लिखा हुआ, तो स्कोप में इसमें ये एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में और इंडस्ट्रीज में हर जगह यूज हो रही है। इन केस अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट, उनको इंसुलिन लग रही है। इंसुलिन अब बैक्टीरिया से बनती है और बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम ये इंसुलिन बैक्टीरिया से कंडक्ट कर रहे हैं तो ये भी बायोकेमिस्ट्री का ही हिस्सा। नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर बेटा नाम से जाहिर है, ये आपने टर्म सुनी होगी, न्यूक्लियर बॉम्ब, तो वो भी हम इसी केमिस्ट्री में डील करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बुक वाली डेफिनेशन अगर देखें, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, या इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस, कहां पर मौजूद होते हैं बेटा ये केमिकल रिएक्शंस, कहां पर होते हैं, टेकिंग प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। अब बेटा न्यूक्लियस का आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। ये हमारे पास एक एटम होता है बेटा, ये एटम, ठीक है, एटम सबसे छोटा जर्रा जिससे मिलकर मैटर बनता है। एटम आपस में मिलते जाते हैं और ये मैटर बनता जाता है, यानी एटम से एलिमेंट, एलिमेंट से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, कंपाउंड से मैटर। अब ये जो एटम होता है, जो सारी चीजों का बनने वाला, यानी एक बहुत ही छोटा यूनिट जो होता है, उसके सेंटर में बेटा न्यूक्लियस होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और उसकी साइडों में बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं। एटम के सेंटर में बेटा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, साइडों पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये वाला, दिस इज द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर जो होने वाले रिएक्शंस हैं वो सारे हम किस में डील करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील करते हैं, ठीक है। तो ये सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस को डील करते हैं, रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट अगर बात करें तो बेटा दो प्रोसेस इसमें लिखे हुए हैं जो कि हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डील करते हैं। वो कौन कौन से प्रोसेस हैं? सबसे पहला प्रोसेस इसमें जो स्टडी करते हैं वो बेटा रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक बेटा प्रोसेस है, एक अमल है, जिसके नतीजे में कोई भी एलिमेंट, ये बेटा खास किस्म के एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनको बोला जाता है, जो के वक्त के साथ साथ रेडिएशंस को एमिट करते रहते हैं, खारिज करते रहते हैं। तो इस रेडिएशन का खारिज करना ये कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद बेटा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांसम्यूटेट करना बेटा तब्दील होना, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना किसी भी रिएक्शंस की वजह से। अब न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से एक एटम का दूसरे एटम में तब्दील होने का अमल क्या कहलाता है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ये बेटा हायर क्लासेस में जाकर आप पढ़ेंगे, यहां के लिए सिर्फ ये टर्म याद कीजिएगा, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। न्यूक्लियर इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म करना, एक जगह, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील होना। तो ये दो इसमें बेटा अमल है। अब ये
प्रोसेस इसमें दो इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद अगर इसका स्कोप डिस्कस करें कि कहां कहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है बेटा, स्कोप ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। स्कोप इसका डिस्कस करें तो कौन कौन से फील्ड है, सबसे पहले तो बेटा एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर में इसको यूज करते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ये बेटा पावर प्लांट जो हमें बिजली आती है घरों में, वो भी कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए गए जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम ये बिजली या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर पावर जनरेशन, पावर जनरेशन, और इसके अलावा बेटा रिसर्च के अंदर इसको यूज किया जाता है। मेडिसिन्स, डिफरेंट अद्वियात जो होती हैं वो इस केमिस्ट्री के जरिए हम तैयार करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब ये चीजें बेटा बुक में लिखी हुई, उसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद ये दो प्रोसेस लिखने, प्रोसेस के बाद ये स्कोप लिख देना। इसमें दो बेटा चीजें याद रखिएगा, वो क्या, न्यूक्लियर रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं। अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्शंस को एक्सप्लेन करूं या बताऊं आपको, न्यूक्लियर रिएक्शंस बेटा दो तरह के होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, बुक में नहीं बताया गया, लेकिन ये कि ये जो प्रोसेस होते हैं वो उन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से होते हैं। अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस नहीं होते तो ये प्रोसेस भी नहीं होते। न्यूक्लियर रिएक्शंस दो होते हैं हमारे पास। पहला जो न्यूक्लियर रिएक्शन है दैट इज द फिशन रिएक्शन, फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन। फिशन का मतलब होता है बेटा टूटना, फिशन का मतलब टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। जब भी दो एटम आपस में मिलकर एक नया एटम बनाए या नया न्यूक्लियस बनाए तो वो होता है फ्यूजन रिएक्शन। ये सारे रिएक्शंस होते हैं सन में,